नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 79,56,000 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो इसका क्षेत्रफल 79,56,000 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया कि वर्तमान समय में जो पृथ्वी पर है कुल महाद्वीपों की संख्या 8 है। जो 8वां महाद्वीप बना है वो है जीलैंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये विश्व का 8वां महाद्वीपों में से सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 79,56,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे की इसके अगर अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो इसके अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 44 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। अर्थात यहाँ से इसका जो विस्तार है तस्मानिया तक 10 डिग्री दक्षिणी से लेकर 44 डिग्री दक्षिणी इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर विस्तार की अगर बात करें तो 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 154 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। महाद्वीप के पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई, अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 4,000 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह 3,000 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 4,000 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,000 किलोमीटर है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और आगे की अगर बात करें तो मकर रेखा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो रेखा है ये आपका मकर रेखा है। तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है, जिससे कि इसका आधा भाग उत्तरी उष्णकटिबंध में और बाकी का आधा जो भाग दक्षिणी भाग है वह समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो ये उत्तर वाला जो भाग है यह आपका लगभग आपका उष्णकटिबंध में आता है और ये दो जो दक्षिण वाला भाग है यह लगभग आपके समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही साथ अगर महासागरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 3 प्रमुख महासागरों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हिंद महासागर है, उसके बाद आपका दक्षिण सागर है और उसके बाद प्रशांत महासागर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मूल रूप से 3 महासागरों से घिरा हुआ है। और अन्य अगर सागरों की बात करें तो यहाँ पर आपका तिमोर सागर आता है, उसके बाद आपका कोरल सागर आता है और यहाँ पे तस्मान सागर आता है। तो अगर महासागरों की बात करें तो 3 महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर, और अन्य छोटे सागरों की बात करें तो तिमोर सागर, कोरल सागर और तस्मान सागर से यह घिरा हुआ है। अगर आगे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो खोज है सबसे पहले आपका तस्मान एवं कुक की साहनिक यात्राओं का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो थे तस्मान। इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो तस्मान ये यहीं पर पहुंचे थे और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया तस्मान। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज तस्मान एवं कुक की साहनिक यात्राओं का विशेष वर्णन मिलता है। तस्मान ने 1641 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और पहला व्यक्ति था जिसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का पता लगाया, लेकिन तस्मान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक नहीं पहुंच सका था। आगे की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का श्रेय कैप्टन कुक को जाता है और उन्होंने अपनी जो पहली यात्रा है वो करी थी 1769 में और इन्होंने न्यूजीलैंड तक भी अपनी यात्रा करी थी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूजीलैंड के क्षेत्र में ही आ जाता है आपका। और कुक की जो दूसरी यात्रा थी 1770 में थी और इस समय कुक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बढ़े और पूर्वी तट पे स्थित बोटोनी खाड़ी पर पहुँचे और कुक ने इसे एक भूला हुआ महाद्वीप कहा और ये भी कहा कि यहाँ पर मानव बस सकते हैं। आगे आता है आपका कि ब्रिटेन में अमेरिकी क्रांति के संबंध में बेसिक तौर पे पहले जो भी काला पानी, जैसे भारत में काला पानी की सज़ा पहले अंडमान निकोबार द्वीप में दिया था, तो वैसे ही ब्रिटेन अपने जो भी कैदी थे उन्हें काला पानी की सज़ा के रूप में पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यूज करते थे। तो ब्रिटेन में अमेरिका क्रांति के समय में युद्धबंदियों को देश से बाहर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया का उपयोग 1778 के बाद इसे काला पानी निवास के रूप में किया गया था। तो बेसिक तौर पर ब्रिटेन अपने कैदियों को ऑस्ट्रेलिया में भेजते थे एज अ सज़ा के लिए। आगे होता है कि 1813 टू 1850 के बीच में यहाँ बड़ी संख्या में यूरोपीय जनसंख्या आकर बसी और जिसमें अधिकतर ब्रिटिश थे।
इनमें प्रोटेस्टरों की प्रधानता थी। बेसिक तौर पे मतलब प्रोटेस्टर मतलब जो आपके दास थे, ठीक है, गुलाम थे, उनकी इसमें बेसिक तौर पे प्रधानता थी। और वर्तमान समय की भी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 98% जनसंख्या यूरोपीय मूल की निवासी है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियों के आगमन से पहले रहने वाले मूल वंश को अमरोजिन कहा जाता था और जिसे यूरोपीय काला आदमी के नाम से भी पुकारते थे। और ऑस्ट्रेलिया की जनजाति अधिकतर बैरियर रीफ, आपने पता है कि जो सबसे बड़ा बैरियर रीफ है वह ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मूल जनजातियां थी मूलतः बैरियर रीफ में रहती थी और वर्तमान में इनकी संख्या वहाँ पर अत्यंत सीमित हो गई है। अब आगे की बात करें ऑस्ट्रेलिया के अगर भौतिक प्रदेशों की, तो ऑस्ट्रेलिया में उच्चावत संबंधी विभिन्नताओं और अन्य महाद्वीपों की अपेक्षाएं यहाँ पर काफ़ी कम दिखती हैं। और स्थलाकृतियों की विशेषता की दृष्टिकोण से देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले आपका पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र में बांटा जाता है, ये आपको जो दिख रहा है। उसके बाद आपका पश्चिमी पठारी क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसके बाद आपका मध्यवर्ती मैदान, इसमें आपका मध्यवर्ती मैदान आ जाता है। उसके बाद आपका तटवर्ती मैदान, ये आपके तटवर्ती मैदान के रूप में आ जाते हैं। और उसके बाद आता है फ्लिंडर्स पहाड़ियों का प्रदेश। तो ये मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश आते हैं। अब यहाँ पे पूर्वी पहाड़ियों की बात करें तो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र उत्तर में यार्क अंतरीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप, जो ऐसा कि मैंने दिखाया कि नीचे जो आपका तस्मान जहाँ पे पहुँचा था तो तस्मानिया द्वीप तक लगभग 4500 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। और बांस की खाड़ी से यह समुद्र सतह के नीचे है। तो आप देखोगे कि जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मान खाड़ी से अलग करता है उसके बीच में बांस जल संधि है, तो उसी की बात कर रहा है कि बांस की खाड़ी से यह समुद्र सतह से नीचे है। आगे कि पूर्वी पर्वतीय श्रेणियों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी तटवर्ती पहाड़ियाँ उन्हें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानता है और यह एक अपर्दित पर्वत श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हर्शियन भूसंचलन के समय हुआ था और इसकी उत्पत्ति क्षैतिज अवसादों के भूगर्भिक हलचलों के ऊपर आने एवं वलयन भ्रंशन की क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ था। पूर्वी पर्वत श्रेणियों की सर्वोच्च चोटी कोसियास्को है। इसे ऑस्ट्रेलिया में आल्प्स कहते हैं, यह क्वींसलैंड में स्थित। तो हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मूल रूप से 6 आपके प्रदेश हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, यूटीज है। तो उसी में एक क्वींसलैंड है। तो लास्ट में हम जब राजनीतिक मैप को देखेंगे तो वहाँ पे क्वींसलैंड की भी स्थिति आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आगे की तस्मानिया का ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी का यह अंतिम विस्तार माना जाता है और यह क्षेत्र एक अवरोधी पर्वत की तरह है जिसके किनारों पर वेदिकाएं युक्त ग्रंथों से कागार का निर्माण हुआ और जिसे स्थानीय रूप से टीएस कहा जाता है। और यहाँ का सर्वोच्च जो शिखर लगे चोटी है पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य परतदार चट्टानों से बना हुआ है। तो बेसिक तौर पे पूर्वी तटीय क्षेत्र का जो सर्वोच्च चोटी उसका नाम है लगे चोटी और जो बेसिक तौर पे है आपका परतदार चट्टानों से बना हुआ है। कहीं कहीं इसका रूपांतरण भी हुआ है, लेकिन जहाँ बालू पत्थर परतदार अवस्था में है वहाँ वर्षा जल अंतः प्रवाह करते हुए मैदानी क्षेत्र में पहुँच जाता है। वहाँ विश्व के सबसे बड़े ग्रेट आर्टीजियन बेसिन तथा समान तटीय बेसिन बने हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जल स्रोत उसरूप कुएं का भी क्षेत्र इसी ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा उसरूप कुआं या भूमिगत जल का स्रोत किस महाद्वीप में है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसलिए बेसिक तौर पे एग्जामों में पूछा जाता है कि ग्रेट आर्टीजियन बेसिन किस महाद्वीप में या किस देश में स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कि यहाँ पर बेसिक तौर पे बहुत बड़े बड़े ठीक है उसरूप कुएं पाए जाते हैं जहाँ से भूमिगत जल निकलता रहता है। आगे आपका कि पश्चिमी पठारी क्षेत्र की अगर बात करें तो पश्चिमी पठारी प्रदेश का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 91% भाग पर है, जो उच्चावच की दृष्टिकोण से लगभग एक सा है। आगे की अगर बात करें तो इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। जो पश्चिमी पठारी क्षेत्र के है तो उसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है और यह समप्राय मैदान की तरह है और इसकी ऊंचाई 150 से 600 मीटर तक की है। पश्चिमी पठारी प्रदेश के मध्य में मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं जिसके दक्षिण भाग में मरुस्थल है। हम लास्ट में हम देखेंगे भी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं। मध्यवर्ती पहाड़ियों में मैकडोनेल श्रेणियां के नाम से जानी जाती हैं। मैकडोनेल श्रेणियों के उत्तरी भाग में डेवनपोर्ट रेंज जो कि 610 मीटर, मध्यवर्ती भाग में मैकडोनेल की पहाड़ियां जो है 1465 मीटर और दक्षिणी भाग में जेम्स श्रेणी स्थित है। पठार के उत्तरी भाग में हेमर्सले ऑप्थलामिया पठार स्थित है और इसी क्षेत्र में अगस्त्य पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है।
उत्तर में पठार का समतल भू आकृति पर किम्बरले का पठार स्थित है और पूर्वोत्तर में बर्कले पठार पूर्वी पर्वत श्रेणी में मिल जाता है। तो ये सारे जो आपको पठार में बता रहा हूँ स्थितियाँ, तो ये पूछा जाता है किम्बरले का पठार कहाँ पर है, या आपका अगस्त पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। आगे की अगर बात करें तो किम्बरले के पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है जो सब बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे विक्टोरिया नदी के बारे में पूछा जाता है कि विक्टोरिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो किम्बरले के पठार से, और यह कहाँ पर गिरती है, तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। मध्यवर्ती मैदान की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदान की स्थिति पूर्वी पर्वत श्रेणियों तथा पश्चिमी पठार के मध्य है। जैसा कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाया था, तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो यह आपका पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ और यहाँ पर पठार है, तो इसके बीच का जो भाग है यही आपका मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। और इसे 3 भागों में बांटते हैं, और वह 3 भाग कौन है, तो सबसे पहले कारपेंट्रिया का मैदान जो कि उत्तर में है, उसके बाद मध्य में है मरले और डार्लिंग नदी बेसिन। आपसे बेसिक तौर पे यहाँ की जो प्रमुख 2 नदियाँ हैं, एक है मरले और दूसरा डार्लिंग, दोनों जो आप आगे जाके दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो मरले और डार्लिंग नदी बेसिन है। उसके बाद आयर झील प्रदेश है जो कि साउथ में है। तो अगर इसकी स्थिति की अगर बात करें तो यह मध्यवर्ती मैदान हो गया, तो यहाँ पर आपका कारपेंट्रिया का पठार हो गया, ये बीच वाला जो क्षेत्र है वह मरले डार्लिंग नदी बेसिन, और नीचे आपका आयर झील प्रदेश है। ठीक है, आयर झील प्रदेश है। आगे की अगर बात करें तो कारपेंट्रिया का मैदान कारपेंट्रिया की खाड़ी से संलग्न है, और अक्षांश ऐसी स्थिति में यह मैदान दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन सागर से मेल खाता है, और यह समुद्र निक्षेप से निर्मित मैदान है। कारपेंट्रिया के मैदान से ही संलग्न दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का आर्टिजियन बेसिन है जो कि 150 मीटर से कम ऊंचा है, और मरले डार्लिंग बेसिन लगभग समतल विभाग है। इसके पश्चिम में प्राचीनतम शैल से निर्मित ब्रोकन हिल की पहाड़ियों का भाग है। आयर झील प्रदेश की बात करें तो आयर झील प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, और इसकी ऊंचाई 150 मीटर से कम है तथा कुछ भाग समुद्र की सतह से 12 मीटर नीचा भी है। और ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ये भी घास के मैदान अक्सर करके एग्जाम पूछे जाते हैं। सबसे पहले सवाना घास के मैदान जो कि उपोष्ण होते हैं, और दूसरा है डाउन्स घास के मैदान जो कि शीतोष्ण है, या इन्हें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहा जाता है। तो डाउन्स घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है आपका तटवर्ती प्रदेश। तो तटवर्ती प्रदेश की स्थिति ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर की है, और इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। तीनों दक्षिणी महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया का तट अधिक फटा हुआ है। जैसे बेसिक तौर पे ऑस्ट्रेलिया, तो इसका तट अधिक कटा फटा है, और जिस पर अनेक प्राकृतिक पोता स्रोत हैं। उत्तरी तटीय मैदान जो है जलोढ़ मैदानों से निर्मित है, और जिसकी औसत चौड़ाई जो है बेसिक तौर पे 40 से 160 किलोमीटर का है। पूर्वी तटीय मैदान पहाड़ियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, और यहाँ क्वींसलैंड के दक्षिण भाग में तटीय मैदान का विस्तृत है जो कि अत्यंत सकरा है। आगे की अगर बात करें तो क्वींसलैंड राज्य के तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया कि विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो वह क्वींसलैंड राज्य के तट पर विश्व का प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जो 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ग्रेट बैरियर रीफ तट से समांतर 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः यह दूरी बढ़ता जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो पानी का बगीचा भी, जिसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पानी का बगीचा किसे कहते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ को। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, और यह अवरोधक भित्ति है जो सेलेंटोरोटा पालिप नामक समुद्री जीव के अवशेष से जमा होने से इनकी उत्पत्ति होती है, जिसे मूंगे की चट्टान या प्रवाल या कोरल या एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर होने के कारण यहाँ पर विली विली नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि विली विली चक्रवात कौन से महासागर में या किस देश में आता है, तो हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या देश में आता है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ पर फिल्डर नामक गर्म हवाएं भी चलती हैं। तो यहाँ पूछा जाता है फिल्डर नामक गर्म हवाएं कहाँ पे चलती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और बेसिक तौर पे मरुस्थलीय भागों में चलती हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है, और जो पूरी तरह से डेजर्ट के पूर्वी भाग के कारण ग्रेट बैरियर रीफ है, जो प्रशांत महासागर में होने, बेसिक तौर पे यहाँ पर बात करें तो जो आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है, और जो पूरी तरह से रेगिस्तान में तब्दील है, उसका एकमात्र कारण हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धाराएं जो विक्टोरिया डेजर्ट के पूर्वी भाग में होने के कारण
कारण है ग्रेट बैरियर रीफ, जो प्रशांत महासागर में होने वाली वर्षाओं को रोक देता है और अवरोध को कम करता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है और यह क्षेत्र बेसिक तौर पे वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और इसका पश्चिमी भाग बेसिक तौर पे मरुस्थल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विक्टोरिया मरुस्थल है और अन्य भी सारे मरुस्थल हैं। आगे की अगर बात करें तो तटवर्ती मैदान की सबसे कम चौड़ाई पश्चिमी तट पर है, क्योंकि यहाँ भ्रंश कगार की स्थिति है और दक्षिण तट पर नलबार मैदान सर्वाधिक चौड़ा है। जैसे कि भारत की स्थिति को अगर इसको आप देखेंगे तो जैसे भारत की स्थितियों को आप देखते हैं तो भारत में जो पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है लेकिन पश्चिमी की कम है, क्योंकि यह भ्रंश कगार है जिसके कारण इसकी चौड़ाई कम है और यहाँ पर नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टियों से लाए गए मैदान निर्मित है, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। तो वही कारण यहाँ पर है कि बेसिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो झुकाव है बेसिक तौर पर वह पूर्व के तट में, जिसके कारण पूर्वी तटीय मैदान की जो लंबाई वो अधिक है और पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई कम है, क्योंकि वहां पे भ्रंश कगार है। अगला है आपका फिंडर्स की पहाड़ियां। तो फिंडर्स पहाड़ियां दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, जिसका विस्तार पोर्ट अगस्ता के उत्तर में आयर झील से होकर उत्तर में क्वींसलैंड से पूर्वी पर्वत श्रेणी से में मिल जाता है और पोर्ट अगस्ता के उत्तर में आयर झील पर ये फिंडर्स पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है तथा ब्रोकेन हिल के उत्तर में ग्रे रेंज के नाम से जानी जाती है। सेंट मेरी शिखर यहाँ का सर्वोच्च चोटी है और लाफ्टी पर्वत यहाँ स्थित अपशिष्ट पर्वतीय भाग है और फिंडर्स पहाड़ियाँ खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर अपवाद क्षेत्र नदियों की बात करें तो यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़ी एवं प्रभावशाली नदी का अभाव है, अर्थात यहाँ विभिन्न जल प्रवाह क्षेत्र बहुत सारे नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण अपवाह क्षेत्र में मरले और डार्लिंग नदियाँ आती हैं और दूसरा जो प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है वो है आयर झील, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मरले और डार्लिंग प्रवाह क्षेत्र जो है, तो इस प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग नदी तथा ब्लू माउंटेन से मरले नदी निकलती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डार्लिंग नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ब्लू माउंटेन से मरले नदी निकलती है और मरले और डार्लिंग नदी मतलब कि बेसिक तौर पे मिलकर मरले डार्लिंग नदी का निर्माण करती हैं और स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। मरले और डार्लिंग नदियों के बीच में एक उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है जिसे रेवेरीना यानी कि बेसिक तौर पे जिसे हम लोग अपने क्षेत्रों में दोआब कहते हैं, उसी दोआब को ऑस्ट्रेलिया में रेवेरीना के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे गेहूं का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। मरले डार्लिंग अपवा प्रदेश एक पूर्व मतलब बेसिक तौर पे पूर्व और दक्षिण में पूर्व पर्वत श्रेणियाँ और उत्तर में उस्तुक बेसिन तथा पश्चिम में फिल्डर पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो बेसिक तौर पे अगर हम यहाँ पे मरले डार्लिंग नदी बेसिन की बात करें तो इसके पूर्व और दक्षिण में जो है पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उत्तर में उस्तुक बेसिन है और पश्चिम में फिंडर्स की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं के बीच में आपका मरले और डार्लिंग नदी बेसिन है और जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो मरले नदी निकलता है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलता है और डार्लिंग नदी जो निकलता है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलता है और मरले नदी जो निकलता है वह ब्लू माउंटेन से निकलता है और यह दोनों के दोनों अपना जल कहाँ पे गिराते हैं, तो ये स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। तो ये आपके मरले और डार्लिंग का अपवाह क्षेत्र हुआ। मरले और डार्लिंग नदियों की अगर अवस्था की बात करें तो यह नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं, अब इनका प्रवाह काफ़ी अधिक नहीं है, जिसके कारण इन्हें वृद्धा अवस्था की नदियाँ भी कहा जाता है। डार्लिंग नदी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश से निकलती है। अगला है आपका कि वेंटर्स के पास मरले और डार्लिंग नदियाँ मिलती हैं और तात्यावका डार्लिंग की शाखा है जो कि वेल्केनिया के समीप निकलती है और मरले नदी ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र नदी है जिसमें लगभग वर्ष भर पानी रहता है। लचावन और मुरुम्बीजी मरले नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मरले नदी जो है को मार्ग से जोड़ने वाली एक गोखुर झील की भी प्रधानता है। तो बेसिक तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की वर्षवाहिनी नदी कौन सी है तो मरले नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। आयर झील प्रदेश की अगर बात करें तो आयर झील प्रदेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के आर्टिजन बेसिन के दक्षिण में लगभग 150 मीटर से कम ऊंचाई वाली सतह पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस जल प्रवाह क्षेत्र का विस्तार है। आयर झील प्रदेश में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी अधिक शुष्कता रहती है और अधिकांश नदियाँ झील में मिलने से पहले अस्तित्व विहीन हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे सबसे पहले आपका क्वींसलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का जो पहला प्रदेश है वह है क्वींसलैंड और इसकी राजधानी जो है क्वींसलैंड की वह है ब्रिस्बेन। ये पूछा जाता है क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है वह है आपका
सिडनी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया वहाँ का यूटीज़ है, मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी राजधानी कहाँ पर है, कैनबरा है। उसके बाद पहला ये प्रदेश हो गया, दूसरा प्रदेश न्यू साउथ वेल्स, तीसरा प्रदेश हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा हो गया आपका विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। उत्तरी टेरिटरी या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, डार्विन है। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका है एडलेड, एडलेड है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को बेसिक तौर पे आपका पहला आपका हो गया क्वींसलैंड, ठीक है। दूसरा आपका हो गया न्यू साउथ वेल्स, तीसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा हो गया आपका तस्मानिया, पांचवा हो गया आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, छठा हो गया आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो गया आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो केंद्र शासित राज्य और पूर्ण राज्य मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को कुल 7 राज्यों में बांटा गया है। तो फिर से एक बार इनकी राजधानी आपको रिपीट करा देते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी आपकी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न, तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडलेड, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ है। तो इसको भी अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे आपका कि कुछ तथ्यों की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। मकर रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और यहाँ पे अधिक मात्रा में इसके ज़्यादातर क्षेत्रफल में मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे कंगारुओं की भी भूमि कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसे निम्न भागों में, जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मतलब कि एक नवीन पर्वतमाला है जो चौथे स्थान पे आती है, जिसे एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत और हिमालय के बाद सबसे लंबा जो पर्वत है वह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो सबसे लंबा आपका एंडीज, उसके बाद रॉकी और हिमालय के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है। और दूसरा है आपका कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियाँ आती हैं, ब्लू माउंटेन्स आता है और आल्पस ऑस्ट्रेलिया आता है। ब्लू माउंटेन से ही आपकी मरले नदी निकलती है। आगे आपका है कि रोनाल्ड रेंज जो है, मैकडॉन रेंज और आयर झील ऑस्ट्रेलिया के मध्य में पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। और दूसरा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट या रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य भाग में पाया जाता है, जिसमें गिब्सन का रेगिस्तान, सैंडीज रेगिस्तान और तनामी रेगिस्तान और सिम्पसन रेगिस्तान पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें विक्टोरिया रेगिस्तान भी पाया जाता है। तो अगर आपसे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, मतलब बेसिक तौर पे ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है वह ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है और इसमें अलग अलग अगर बात करें तो 5 डेजर्ट बांटे जाते हैं, जैसे कि गिब्सन, सैंडी, तनामी, सिम्पसन और विक्टोरिया। और साथ ही साथ इन्हीं रेगिस्तानों में पाए जाने वाला एक पक्षी है जिसका नाम है एमू। तो यह बेसिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खनिज क्षेत्र की बात करें तो बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया, मतलब बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है और यह ऑस्ट्रेलिया के वाइपा क्षेत्र में पाया जाता है और विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया की वाइपा में। और चीन, मतलब कि बेसिक तौर पे उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे किया जाता है, चीन में, लेकिन भंडार सबसे अधिक कहाँ पे पाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के वाइपा में बॉक्साइट का। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम है और पृथ्वी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु जो है लोहा है, मतलब कि सर्वाधिक धातु लोहा और सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम, ये बेसिक तौर पे ये आपके पाए जाने वाले पृथ्वी पर धातु हैं। अगला है कि सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं। लौह अयस्क की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा का खान है लौह अयस्क के लिए। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो एलिस स्प्रिंग का क्षेत्र है। सीसा जस्ता चांदी की अगर बात करें तो ब्रोकन हिल्स में सीसा जस्ता चांदी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के। स्वर्ण के लिए अगर बात करें तो काल गुर्गी की खान और काल गार्डी की खान, ये 2 प्रमुख खाने हैं जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में स्थित हैं और सोने उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यूरेनियम की अगर बात करें तो यूरेनियम जो है मेरी कैथरीन क्षेत्र, यहाँ विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है, मगर उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है, कनाडा में। अगर भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया कौन सा, मेरी कैथरीन क्षेत्र।
न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया से तस्मान सागर से अलग होता है, यह दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप तथा दक्षिणी द्वीप। और बेसिक अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन सा सागर अलग करता है, तो तस्मान सागर। मैंने आपको बताया था कि तस्मान सागर की स्थिति यहाँ पे थी, यह तस्मान था और यहाँ पर तस्मान सागर और यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड है, तो अलग होता है। और बेसिक तौर पे इसकी राजधानी वेलिंगटन है, जो कि विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है। न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटने वाली जल संधि है कुक जल संधि। तो कुक जल संधि क्या करती है कि न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटती है। और यहाँ पर माउंट कुक जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ घास के मैदान, उपजाऊ मैदान है, जहाँ की कैडबरी। तो आपसे पूछा जाता है कि कैडबरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में। अगर यहाँ पर आगे की बात करें तो टॉरस जल संधि जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी और इसके बीच में जो ये जल सागर दिख रहा है, तो इसी जल सागर को हम क्या कहते हैं, टॉरस जल संधि। और अगला है आपका कि बास जल संधि। तो यहाँ पर आपको ये तस्मान दिख रहा है और तस्मान सागर, और यहाँ पर जो जल संधि है ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है, यह क्या है, बास जल संधि है। ठीक है। और एक चीज़ और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर को कौन जोड़ता है, तो बास जल संधि जोड़ता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।